हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। सो गाइस, हम डीएसएसपी पेडागोजी सीरीज़ में एनआईओएस समरी देख रहे थे, जिसमें हमने 502 ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। उसी में आज हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट का नाम है अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। इसमें 5 अप्रोचेस हैं: टीचर सेंटर अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। 5 अप्रोच हैं। अध्यापक केंद्रित उपागम में क्या होता है, इसमें क्लास में पूरा कंट्रोल एक टीचर का होगा, क्योंकि ये टीचर सेंटर अप्रोच है। सो सारा जो कंट्रोल नियंत्रण होगा वो टीचर का होगा। सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, सब चीज़ डिसाइड कौन करता है? एक टीचर करता है। और इसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि टीचर जो है उसे सब नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, और जो बच्चे को जानने की ज़रूरत है वो टीचर सब जानता है। सो इस टीचर सेंटर अप्रोच के अकॉर्डिंग अध्यापक को सब जानकारी होती है, अध्यापक सब कुछ जानता है। ठीक है। क्लास में पूरा कंट्रोल किसका होगा? एक टीचर का होगा, क्योंकि ये टीचर सेंटर अप्रोच है। सब कुछ डिसाइड कौन करता है? टीचर होता है। टीचर एक एक्टिव, इसमें टीचर एक्टिव होगा एंड स्टूडेंट पैसिव होंगे। ठीक है। टीचर एक्टिव रहता है इसमें। इसकी 2 प्रक्रिया हैं, जिसमें मेमोराइजिंग और रिकॉलिंग। इसमें फोकस किया जाता है मेमोरी पे, मेमोराइज करने पर, और फिर रिकॉल करने पे, रटने पे फोकस किया जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस नहीं होगा। बच्चे याद करेगा, फिर उसे रिकॉल करेगा। ठीक है। इस अप्रोच को पोलो फियरे ने बैंकिंग एजुकेशन नाम दिया। ठीक है। इन्होंने इसे बोला बैंकिंग एजुकेशन। ठीक, ये आप ध्यान रखना। और ये सभी जानते हैं, टीचर सेंटर अप्रोच में पूरा कंट्रोल, बस ये ध्यान रखना ना, सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज होएंगी वो एक टीचर के अकॉर्डिंग होएगी। ठीक है। टीचर एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट पैसिव फॉर्म में रहेगा। इसमें फोकस किया जाएगा मेमोरी पे और रिकॉल पर। पहले याद करो, फिर उसे रिकॉल करो। ठीक है। ये है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अधिगम से ज़्यादा ध्यान टीचिंग पे होता है, सूचना प्रेषण पे होता है, निर्देशन पर होता है। ठीक है। टीचिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, निर्देशन करना। विषय वस्तु शिक्षण विधि अध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाती है। विषय वस्तु और शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कौन डिसाइड करेगा? टीचिंग मेथड टीचर डिसाइड करेगा। राइट। वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। क्लास एक्टिविटी में विद्यार्थी की सहभागिता अध्यापक द्वारा तय की जाती है। ठीक है। और जब टीचर टीचिंग मेथड डिसाइड करता है तो उसे विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं पर मुश्किल से ध्यान देते हैं। उन्हें नहीं लेना कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे वो टीचिंग मेथड। टीचर अपने अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड डिसाइड करते हैं। ठीक ठीक। अध्यापक का मेनली फोकस किस पे होता है? कोर्स कंटेंट को पूरा करना। उनका मेनली फोकस होता है कि कोर्स को कंप्लीट कराना है सिर्फ। ठीक है। उन्हें नहीं लेना है कि जो वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं वो क्लियर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। उनका पूरा फोकस होता है कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए सिर्फ। ठीक है। टीचर गिव्स लिटिल स्कोप फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन and sharing of teacher concentration only right answer sharing, सॉरी यहाँ पे वो हो गया। टीचर गिव्स लिटिल स्कोप फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। टीचर जो है ना बहुत कम ध्यान देते हैं डिबेट और डिस्कशन पे। स्कोप नहीं है, मौका नहीं देते, बच्चों को अवसर नहीं दिया जाता है डिबेट और डिस्कशन करने का। वो अपने विचारों को शेयर करें, वो क्या सोचते हैं, क्या
उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज़ का अवसर नहीं दिया जाता बच्चों को, ठीक है। बच्चे पैसिवली बैठ के सिर्फ सुनते हैं टीचर को, टीचर जो भी बता रहा है उन्हें वही सुनना होता है, ठीक। ये भी नहीं कंफर्म होता कि बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ठीक, टीचर का कॉन्सेंट्रेट होता है सिर्फ राइट आंसर पे। टीचर्स ने जो भी पढ़ाया वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चा उसका राइट आंसर कर दे कैसे भी, केवल ठीक उत्तर पर ध्यान, ठीक। क्लास मैनेजमेंट एंड क्लास डिसिप्लिन कौन कंट्रोल करेगा? क्लास मैनेजमेंट एंड क्लास डिसिप्लिन कंट्रोल बाय टीचर, टीचर कंट्रोल करता है। सो इस अप्रोच में क्या है, सारा कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, ठीक। टीचर सेंटर अप्रोच में सब कुछ डिसाइड कौन करता है? टीचर करता है, टीचर का ही कंट्रोल होता है, ठीक। टीचर का कंट्रोल होगा, टीचर एक्टिव है यहाँ पे कौन एक्टिव है? टीचर एक्टिव है, ठीक। बच्चे क्या है? पैसिव, पैसिव फॉर्म में, टीचर एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। बच्चे सिर्फ बैठकर टीचर को सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई टीचर आया क्लास में एंट्री करी उन्होंने और बुक ली और उससे पढ़ा दिया टीचर ने, और बच्चे क्या कर रहे हैं? टीचर को बैठ के सुन रहे हैं। लास्ट में टीचर ने क्वेश्चनिंग कर ली, बच्चों ने आंसर दिया या नहीं दिया, टीचर सिर्फ पढ़ाता जा रहा है बुक से, उन्हें नहीं क्लियर हो रहा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। बच्चे भी कुछ नहीं पूछ रहे हैं आगे से, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन का बच्चों को मौका दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। ये पहले होता था, ये वाली फॉर्म पहले फॉलो करते थे अप्रोच, आज के टाइम में नहीं होती है ये, ठीक। सो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, सारा कंट्रोल टीचर का है, ठीक है। बच्चा निष्क्रिय है। वाद, इसकी सीमाएं क्या है? वाद विवाद और ये डिबेट और डिस्कशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसका स्थान नहीं है। व्यक्तिगत बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसमें बच्चों पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चे की क्या नीड्स है। अभी देखा ना कि टीचर क्या करता है? टीचर मेथड अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं किया जा रहा है टीचिंग मेथड, कि बच्चे की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना। शिक्षण विधि कौन डिसाइड कर रहा है? टीचर डिसाइड कर रहे हैं। तो व्यक्ति, अब जब बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड डिसाइड नहीं हो रहे हैं तो इंडिविजुअली बच्चों पर तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है ना। सबको एक ही मेथड से पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंटली हमें इंडिविजुअली बच्चों की नीड्स नहीं पता है ना। तो व्यक्तिगत बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अध्यापक बच्चों के सोचने के कौशल को विकसित करने के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती हैं कि बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़े, बच्चे सोचें अपने आप से और फिर चीज़ें करें। टीचर ही कर देते हैं, टीचर ही सर्वगुण संपन्न है इस मेथड में। टीचर को सारी नॉलेज है जो बच्चों को जो बच्चों को जाननी चाहिए, ये सोचकर चला जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? सम्मेटिव इवैल्यूएशन है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन पे फोकस है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब एनुअली एग्जामिनेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ नहीं होता है, या आप फिर कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, सम्मेटिव असेसमेंट है। सीसीई पर फोकस नहीं है। सीसीई सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? सम्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे यूज़ ध्यान नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लास में जब कराया जा रहा है जब भी क्वेश्चंस पूछ लें और फिर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट देखें या एक्टिविटीज़ कराएं कि बच्चा कितना इन्वॉल्व हो रहा है उस एक्टिविटी में, और फिर उसके बेस पर असेसमेंट करना, मतलब लर्निंग के दौरान ही असेसमेंट कर लेना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट एनुअल एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो बच्चा एग्ज़ाम में लिख कर आया उसी के बेस पर जान लेना, उसी के बेस पे डिसाइड कर लेना कि जो बच्चे ने नोटबुक, जो एग्जामिनेशन कॉपी एग्ज़ाम में लिखा है बच्चे को सिर्फ वही नॉलेज है, ठीक। देखिए सीसीई
इसमें होता है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक, एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना वो, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, उसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, है ना, टीचर पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में क्वेश्चंस भी करने हैं कर रहे हैं और बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो लर्निंग के दौरान असेसमेंट चल रहा है, बट टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे, और टीचर बीच में क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और फिर बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट जो लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम होते हैं ना आपके, वो सबमेटिव असेसमेंट हो गया। इसमें ये मान के चला जाता है टीचर सेंटर अप्रोच में, क्योंकि यहाँ पे सबमेटिव असेसमेंट यूज़ हो रहा है कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम की कॉपीज़ में जितना लिख दिया उसको वही नॉलेज है, ठीक है। क्लास एक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है, तो इस पर ही बेस है ये, ठीक। सो नो स्कोप फॉर CCE का स्कोप नहीं है, सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है इसमें, राइट। अध्यापक को केवल कोर्स पूरा कराना होता है, केवल सिलेबस पूरा कराना है, चाहे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, राइट। तो ये हो गया टीचर सेंटर अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर आया, अध्यापक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। टीचर ने क्लास में एंटर किया, उन्होंने आज उन्हें कुछ लैंग्वेज पढ़ानी है, तो उन्होंने नोटबुक निकलवाई, बोला सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालिए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उनके एक हाथ में बुक है और वो पढ़ा रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे नोट करा दिए, बच्चों को समझा भी दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर इन द एंड जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, उन्होंने कुछ जो नोटबुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही बच्चों से असेसमेंट के लिए पूछा कि इसका आंसर क्या है। जिस बच्चे को आंसर समझ में आया बता दिया या नहीं बताया। तो ये हो गया सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, मतलब टीचर ने पूरा जो भी कंटेंट डिलीवर किया वो सिर्फ नोटबुक बेस्ड था, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा था, टेक्स्ट बुक थी, उससे ही कम्प्लीटली टीचर ने पढ़ाया है। और असेसमेंट के लिए भी उन्होंने इस बुक में जो लास्ट में क्वेश्चंस नहीं दिए होते, हर किताब के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, सो वो उसके बेस पर असेसमेंट किया। उन्होंने कोई रियल लाइफ की सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ पाएँ, राइट। उनको कोई प्रीवियस नॉलेज का यूज़ नहीं किया गया, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का यूज़ नहीं किया हुआ, रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई कि बच्चे कनेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो नोटबुक में था उसे ही बहुत अच्छे से समझा दिया, नोटबुक में जो भी लिखा था उसे ही समझा दिया। फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस थे वो पूछ लिए गए, अपने आप से एक भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया जो उनकी रियल लाइफ से मेल खाता हो, है ना, जो उन्हें कनेक्ट करते हो। रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को ज़्यादा क्लियर होता है। तो इसमें बस ये बुक की नॉलेज पे डिपेंड है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से ही अधिगम और शिक्षण के लिए मुख्य स्रोत है, मतलब जो बुक है ना वही मेनली मुख्य स्रोत है, पढ़ाने का स्रोत। टीचर बिल्कुल बुक से ही पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ के याद करना है, मेमोराइज करना है थ्रू रिपीटेड लर्निंग। आप याद करो फिर रिवाइज करो, याद करो, मतलब रट्टाफिकेशन है ना। टीचर सेंटर में भी रट्टाफिकेशन ही था, इसमें भी। मूल्यांकन के लिए पाठ के अंत में प्रश्न निर्धारित होता है। हर बुक के लास्ट में चैप्टर के लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो बच्चों टीचर क्या कर रहा है उसी से असेसमेंट कर रहा है। उन्होंने अपने आप से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए, जो भी समरी थी चैप्टर की उसके हिसाब से जो भी अगर क्वेश्चन क्रिएट करते फिर उनसे पूछा जाता बच्चों से, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, जो बुक में था उसी जो क्वेश्चन दिए हुए थे उन्हें पूछ लिया जाता है। जिनका मौखिक रूप से उत्तर देना होता है, लिखते समय उन्हें दोहराना होता है, ठीक है, मतलब याद करना होता है। विशेषताएं क्या हैं? कक्षा की सभी क्रियाएं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है,
मतलब किताबों पर ही फोकस होता है। फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है रेदर देन क्वालिटी। ठीक है, क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी पे नहीं फोकस होता। ठीक, रियल लाइफ सिचुएशन नहीं दी जा रही बच्चे को, रियल लाइफ सिचुएशन नहीं, मुश्किल से ही ध्यान दिया जाता है। जो बुक में है वही याद कर लो, सिर्फ बुक से आपको 100% चीज़ें करनी है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। अध्यापक के पास ही संपूर्ण ज्ञान विषय से संबंधित है। टीचर एज अ आइडल, टीचर ही है सब कुछ, जैसा टीचर सेंटर अप्रोच में था ना, इसमें भी। ठीक है, रटने और दोहराने के अधिकांश रट्टाफिकेशन होता है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस नहीं किया जा रहा। ठीक है, नोट ऑन मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें रट्टाफिकेशन हो रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है, केवल पुस्तक के ज्ञान ग्रहण करते हैं, बच्चों को बस बुकिश नॉलेज मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या मिल रही है, सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में बुकिश नॉलेज मिल रही है, ओनली बुकिश नॉलेज। ठीक, और इसमें रियल लाइफ सिचुएशन नहीं क्रिएट करी जा रही बच्चों के लिए, बस बुक से ही करना है जो करना है। ये है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर अप्रोच। ये वो है जो आज के टाइम में हम क्या फॉलो करते हैं, लर्नर सेंटर अप्रोच। शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु कौन होता है, स्टूडेंट होता है, शिक्षार्थी होते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं क्लास में वो किसके अकॉर्डिंग होती है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, टीचिंग मेथड भी किसके अकॉर्डिंग थे, टीचर के अकॉर्डिंग थे। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग होएगी, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होएगी। केंद्र बिंदु कौन है, स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, स्टूडेंट चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, टीचर को चेंज करना होगा अपने मेथड्स को बच्चों के अकॉर्डिंग। राइट, सभी अधिगम विधियां व्यक्तिगत विद्यार्थियों के आवश्यकता के आधार पर होती है। जो भी टीचिंग मेथड होंगे, टीचिंग मेथड किसके जो बनाए जाते हैं, टीचर डिसाइड करता है टीचिंग मेथड, वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, और एट अ टाइम टीचर को चेंज भी कर देना होता है इन्हें, जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर को चेंज भी कर सकता है टीचिंग मेथड, क्योंकि उन्हें 100% बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपने मेथड चूज करने हैं। राइट, सभी अधिगम विधियां विद्यार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर होती है। टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं पढ़ाने से पहले, आते जाते ही, जैसे सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में क्या था, बुक खोल ओपन कराई और बच्चों ने बुक खोल के बैठ गए, टीचर पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होगा टीचर सेंटर अप्रोच में। टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट लर्नर सेंटर अप्रोच में क्या होगा, टीचर आएंगे, बच्चों से पहले कम्युनिकेट करेंगे। राइट, कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों की प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रीवियस नॉलेज जानेंगे बच्चे, जिससे प्रीवियस नॉलेज के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है ना, प्रीवियस नॉलेज के थ्रू कनेक्ट होते हुए फिर बच्चों को मोटिवेशन देंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर लर्निंग स्टार्ट होएगी। ठीक, जाते ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देना है, कनेक्ट करना है बच्चों को पहले, है ना, उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करना, उनकी प्रीवियस नॉलेज को जानना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बाद में। ठीक है, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, उपदेशक नहीं होता, सुविधादाता होता है। ठीक है, सुविधाजनक अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए स्थिति का सर्जन करना। टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेटिंग सिचुएशन प्रोवाइड करेगा बच्चों को, जिससे उनका अधिगम सुगम हो सके। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से या समूह में दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। इंडिविजुअली भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सहपाठियों के साथ परस्पर क्रियाओं से सीखता है। बच्चे जब इंटरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। अभी हमने कल जो फर्स्ट यूनिट में देखा था ना कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन से। इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा कौन सा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर बच्चे अपने पीयर्स के साथ
पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बच्चों को क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है, किसकी, क्वेश्चंस पूछें वो, जिससे उनका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सप्लोर करें, सर्जन करें और एक्सपेरिमेंट करें, खुद से करके चीज़ों को देखें, ठीक है। ये सब चीज़ें लर्नर सेंटर अप्रोच में है, टीचिंग सेंटर में नहीं है, सब्जेक्ट सेंटर में नहीं है। टीचिंग सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर में इन चीज़ों के बच्चों को मौके ही नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये थोड़े से कीवर्ड्स ध्यान रखना है, ये कीवर्ड्स का ध्यान रखना है आपको। ये कहाँ पर है, ये लर्नर सेंटर में है, अप्रोच में है, ठीक है। बच्चों में बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। पार्टिसिपेट जैसा बच्चे करते हैं उसके अकॉर्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, रोटेशन वाइज चलता है ये सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक। Assessment is a part of teaching learning process and children are assessed in the course of doing the activities. So learning process and the assessment go together. लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट क्या होता है, एक साथ चलता है। आप कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें। आपने देखा था कि टीचर सेंटर में कौन सा था, सबमेटिव असेसमेंट यूज़ किया जा रहा था टीचर सेंटर में, लेकिन लर्नर सेंटर में कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट एक साथ चल रहे हैं। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में बच्चों से पूछ भी रहे हैं क्वेश्चंस। उन टीचर को भी साथ के साथ क्लियर होता जा रहा है कि बच्चे को जो टीचर पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है लर्नर सेंटर अप्रोच में, राइट। डेमोक्रेटिक लर्निंग क्लाइमेट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है। विद्यार्थी अक्सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का मौका अक्सर बच्चों को ज़रूर दें, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को कि बच्चे क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। ये इससे पता चल जाता है टीचर को कि बच्चों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लर्नर सेंटर अप्रोच में है। लर्नर सेंटर अप्रोच आज हम वर्तमान में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैंने बुक का प्रिंट ले लिया है। टीचर सेंटर अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच दोनों है, एक बार आप पढ़ लेना, वैसे मैंने समझा दिया। अध्यापक पाठ्यपुस्तक के अनुरूप विषय वस्तु को पूरा करता है, अध्यापक द्वारा निर्धारित अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करता है, ठीक है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी कैसे सीखता है। विद्यार्थी देखो इसमें पेसिव होकर सुनता है और पढ़ता है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, उसे ही सुन रहा है और पढ़ रहा है। स्वतंत्र अधिगम का चुनाव अच्छे अंक अर्जित करने के लिए करते हैं। इसमें टीचर का फोकस है कि बच्चा सिर्फ राइट आंसर दे दे और अच्छे मार्क्स पे ध्यान है और आंसर्स अच्छे करेक्ट दे दे। इसमें ये फोकस किया जाता है टीचर सेंटर अप्रोच में। और इसमें क्या क्या आता है, विद्यार्थी पूर्व अर्जित ज्ञान से नए ज्ञान का समावेश करता है। मतलब लर्नर सेंटर में प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज गेन की जाती है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया जाता है पढ़ाने से पहले, फिर मोटिवेट करते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो नए ज्ञान का समावेश करना है, करके सीखना मुख्य आधार होता है। एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है इसमें, ठीक है। बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग टीचर असेसमेंट करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। शिक्षण पद्धति सूचना के संप्रेषण पर आधारित, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना और इसमें क्रियाकलापों में संलग्न होकर करके सीखने पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग होता है ये। इसमें लेक्चर बेस है ये तर्क लॉजिक देखते हैं, इसमें लॉजिक है, इसमें लेक्चर है सिर्फ। मंच पर सुना और कुछ कहा उसका पालन करना आवश्यक है। यहाँ पे टीचर क्या है, सुविधादाता है, विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्य करता है टीचर, ठीक है। ये देख लेना। फिर आ जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग।
एक्टिविटी। ये देखिए लर्नर सेंटर अप्रोच का ही पार्ट है, ये इसकी फॉर्म है, क्योंकि क्लास में क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये वही चीज़ है जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। फोर्थ अप्रोच है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, CBA, योग्यता आधारित अप्रोच। ठीक है, कॉन्सेप्ट को, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ के अपेक्षित ज्ञान, समझ, कौशल अर्जित करना। ठीक, योग्यता एक आवश्यक कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार है जिसकी वास्तविक जगत के कार्यों या गतिविधियों के संपादन में ज़रूरत होती है। ठीक है, योग्यता क्या है, एक कौशल है। नीड टू बी अ सक्सेसफुल लर्नर, एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए योग्यता क्या है, एक कौशल होती है। योग्यता एक कौशल ही है, स्किल ही है योग्यता एक। ठीक, ये ध्यान रखना। योग्यता एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण किया गया क्रियाकलाप है जिसको स्पष्ट परिभाषित, ये चीज़ देखिए, जो कॉम्पिटेंसी है उसे क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, क्लियरली डिफाइन, मेजर किया जा सकता है योग्यता को। कॉम्पिटेंसी रेफर टू सम स्पेसिफिक एसेंशियल स्किल। स्पेसिफिक स्किल होती है, ये नॉलेज होती है, एटीट्यूड, बिहेवियर है जिसे हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, माप सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मेजरेबल, डिफाइन, कम्युनिकेबल और एप्रोप्रिएट उपयुक्तता है इसकी। अब इसमें ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। स्किल इज अ टास्क और ग्रुप ऑफ टास्क परफॉर्म टू स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। कॉम्पिटेंसी क्या है, मास्टरी इन स्किल। कॉम्पिटेंसी एक स्किल ही है और ये क्या, हायर लेवल परफॉर्मेंस, हाई लेवल परफॉर्मेंस होती है कॉम्पिटेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी बच्चे को 3rd क्लास का बच्चा है और उसे एडिशन दे दिया जाए, प्लस के सवाल दे दिए जाएं जोड़ने के लिए, और 20 नंबर का टेस्ट है, हर एक मार्क्स के लिए 20 नंबर का टेस्ट है और 20 मार्क्स ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब कोई बच्चा अगर 8 से 10 नंबर लाता है तो क्या है, उसके पास स्किल है एडिशन की, है ना, उसे एडिशन आता है, वो जोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 16-17 नंबर ले आता है उसमें, तो क्या हो गया, ये कॉम्पिटेंसी हो गई, उसके पास योग्यता है प्लस करने की, और ये भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्किल एंड कॉम्पिटेंसी में। ठीक है, योग्यता कथनों की सूची बनाना, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी टू बी अचीव्ड, क्रमिक रूप से निम्न से उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त करना है। पहले हम लो लेवल पर रहेंगे, फिर धीरे धीरे हाई पर जाएंगे। टेक्स्ट, मीडिया, अदर सोर्स एंड रियल लाइफ मटेरियल का यूज़ करते हैं योग्यता अर्जन के लिए। आपने ये देखा होगा अभी केवीएस में क्या होता है, एक सैटरडे को फन डे होता है, तो उस फन डे में पता है क्या किया जाता है, सैटरडे में क्या होता है, फन डे होता है, और इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उस दिन बच्चों को बैग वगैरह भी नहीं लाते हैं। उस दिन क्या होता है, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो बच्चे वो एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका मेन फन डे का मतलब मेनली फोकस, इन केवीएस का मेन फोकस क्या है फन डे के लिए, कि जिस भी बच्चे में जो भी योग्यता है वो निकल के बाहर आए, मतलब हिडन टैलेंट जो भी है बच्चे का वो टीचर पहचान सके, ये है। तो ये कॉम्पिटेंसी, तो ऐसे ही होते हैं कॉम्पिटेंसी, जो बच्चे की योग्यता है उसे पहचानना। और केवीएस में इसके लिए फन डे अरेंज किया जाता है। अगर जो बच्चे केवीएस की तैयारी करते हैं उन्हें मालूम होगा, या जो बच्चे इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, जब बच्चे की जो योग्यता होती है उसके लिए इमीडिएट क्या करना चाहिए, जैसे किसी बच्चे ने 16 नंबर लिया है आउट ऑफ 20, गेट 16 नंबर मार्क्स, तो उसे इमीडिएट क्या देनी चाहिए, फीडबैक। बच्चों को इमीडिएटली फीडबैक मिलना चाहिए फॉर असेसमेंट, ऑन असेसमेंट। ठीक है, विद्यार्थी को उसकी योग्यता की मास्टरी स्तर
को प्रदर्शित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यही मैंने बताया ना, केवीएस में सैटरडे को ये अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें जो भी बच्चे का हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल के आए, जो भी बच्चे की योग्यता है टीचर उसे पहचान सके, है ना। तो ये अवसर उपलब्ध कराए जाए, ये प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक वो उस योग्यता में क्या ना हासिल कर ले, मास्टरी हासिल ना कर ले, क्योंकि ये हायर लेवल परफॉर्मेंस है, राइट। अब देखिए MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर या के अनुपालन में प्राइमरी क्लासेस 1st to 5th तक के लिए 3 विषयों पर लैंग्वेज, मैथ्स और EVS के लिए MLL का निर्धारण किया गया। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लास 1st to 5th के लिए 3 विषय लैंग्वेज, मैथ्स, एनवायरनमेंट के लिए EVS के लिए MLL का मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का निर्धारण किया गया है। ये ध्यान रखना 1986 की पॉलिसी में। एक स्तर में मास्टरी के बाद ही नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हैं। कोई भी लेवल आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट लेवल पे हो तो इस लेवल में आपको लो लेवल से हाई लेवल तक जाओगे आप, और जब इसमें मास्टरी आपको मिल जाएगी उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे। फिर इसके बाद जब आप इसमें मास्टरी ले लोगे फिर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचोगे। ठीक, अब देखिए इसकी एक साइकिल होती है MLL की। पहले आप प्लान करेंगे, फिर टीच करेंगे, फिर टेस्ट होगा, फिर रीटीच होगा, देन रीटेस्ट होगा। ये साइकिल ध्यान रखना कैसे चलती है, MLL के लिए पूछ लिया जाएगा। ये 1990 तक चला था, उसके बाद ये समाप्त हो गया। लेकिन क्लासेस में योग्यता का प्रयोग और योग्यता आधारित मूल्यांकन अभी भी जारी है। असेसमेंट होता है ना योग्यताओं के आधार पर भी बच्चों का, है ना। एक्टिविटीज़ पे तो फोकस किया जा रहा है लर्नर में, लर्निंग बेस्ड लर्नर सेंटर अप्रोच में। अब आते हैं 5th अप्रोच एंड लास्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है, ये रचनावादी अधिगम सिद्धांत के पर ही आधारित है, सर्जन करना, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा एक्टिव होता है, स्वतंत्र होता है, विद्यार्थी अध्यापक द्वारा ज्ञान की रचना करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं इसमें फुली बच्चे को कि वो अपने ज्ञान का सर्जन कर सके, पूर्व नॉलेज का यूज़ करके न्यू नॉलेज, पूर्व नॉलेज प्रीवियस नॉलेज के से नए ज्ञान की संरचना करना। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सर्जन के उद्देश्य पर आधारित होती है, लर्निंग बाय डूइंग होता है इसमें। ठीक है, इटालियन दर्शन शास्त्री ज्ञान बैटिस्टा विको, ठीक है, रचनावाद दर्शन शास्त्र का एक विद्यालय है। रचनावाद दर्शन शास्त्र का एक विद्यालय जो 18वीं शताब्दी के पूर्व में इटालियन दर्शन शास्त्री क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, जियाम बैटिस्टा विको से संबंधित है। ठीक है, जहाँ आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में ये जीन पियाजे और वाइगोस्की के योगदान से विस्तृत रूप से शिक्षा दर्शन के रूप में विकसित हो चुका है। इसे विकसित किसने किया है, वाइगोस्की और जीन पियाजे का इसमें योगदान है। ठीक है, जानने के लिए आना, कम टू नो, अपनाने की एक ये प्रोसेस है, और अंतःक्रियात्मक गतिविधियों एवं लर्नर सेंटर है ये। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखिए तीनों अप्रोचेस में डिफरेंस दिया हुआ है, एक साथ पढ़ाया हुआ है, इसे देख लेना आप, एक बार इसे रीड कर लेना अच्छे से। शिक्षक केंद्रित, इसमें टीचर सेंटर है, ये स्टूडेंट, इसमें लर्नर सेंटर है, और इसमें विद्यार्थी के सशक्तिकरण केंद्र बिंदु है। रचनावाद कक्ष बालक को स्वयं ज्ञान का सर्जन, खुद अपने ज्ञान का सर्जन करना, लर्निंग बाय डूइंग पर है ये बेस है रचनावाद। शिक्षण अधिगम का तरीका, अधिगम टीचर सेंटर में अधिगम का केवल एक तरीका प्रचलित है। शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, सूचना प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देगा और विद्यार्थी उसे रटते हैं।
टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे बैठ के चुपचाप सुन रहे हैं पैसिव फॉर्म में और फिर उसे बाद में याद कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। लर्नर सेंटर में क्या है, अध्यापक अधिगम परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है, एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है टीचर इसमें, ठीक है, जो बालक को अवलोकन, जिसमें बालक इमिटेट करते हैं, बच्चे इमिटेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, खोज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं लर्नर सेंटर में, ठीक। और इसमें रचनावाद में अधिगम कार्य बच्चों के अपने तरीकों से पूर्ण किए जाते हैं, सहयोगी अधिगम को स्थान दिया जाता है, इसमें एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने से चीज़ों को करते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग याद रखना है इसमें। अभ्यास कार्य मूल विचारक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, रटना सीखना, इसमें एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, अंतःक्रियात्मक इसमें पार्टिसिपेट पर है ये, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे समझा दी हैं। आप इसे एक बार, मैंने बुक की प्रिंट दे दिया है, आप इसे एक बार खुद से भी पढ़ लेना, ठीक। चलिए, आपको ये आपकी आज सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी ये नॉलेज आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके लिए ये क्लास यूज़फुल हो, आपके आने वाले किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे KVS इंटरव्यू चल रहे हैं और CTET का एग्ज़ाम है, बिहार में भी भर्ती आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो जाएंगे आई थिंक 15 से, और क्या कहते हैं DSSB की भी 26,000 के आसपास, मेनली जो DSSB के बच्चे हैं उनकी 26,000 आने वाली, उसमें तो NIOS से बहुत बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, KVS भी इसी पे बेस होता है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें CDP आती है, पेडागोजी आती है, ये उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो चलिए, आपको ये क्लास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।